हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति का आणविक आधार। तो शुरू करते हैं। वंशागति का आणविक आधार, इसमें सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं जो सजीव होते हैं, सजीवों में जो वंशागति को स्थानांतरित करता है या ट्रांसफर करता है, वो एक जो मॉलिक्यूल होता है उसे डीएनए बोलते हैं। डीएनए, ये जो डीएनए होता है ये एक न्यूक्लिक एसिड है। सजीवों में दो तरीके के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। ये दो तरीके के न्यूक्लिक अम्ल सजीवों में पाए जाते हैं। ये डीएनए मतलब होता है, इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का नाम है। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एंड आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ये डीएनए जो होता है ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर को बहुलक भी बोलते हैं। ये बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए बहुलक है हमारा। इस न्यूक्लियोटाइड का, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट, राइबो शर्करा या पेंटो शर्करा। पेंटो शर्करा। दूसरा, फॉस्फेट समूह। और तीसरा इसमें होता है नाइट्रोजनी क्षार। इन तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन तीन चीजों से मिलकर बनेगा। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इनको, ये नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरीन होता है, दूसरा पिरिमिडीन होता है। इसको देखते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, इनको दो भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट को प्यूरीन, हिंदी में भी प्यूरीन ही बोलते हैं। सेकंड होता है पिरिमिडीन, हिंदी में भी पिरिमिडीन ही बोलेंगे इसको। प्यूरीन आगे डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, जिसमें से एक को कहते हैं एडेनिन। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम होता है, एडेनिन। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनिन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो इसका सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्वानिन। इस ग्वानिन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए पिरिमिडीन भी टू टाइप्स के होते हैं। दैट इज द थायमीन, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा इसका होता है साइटोसिन। इसको कैपिटल टी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी में एक और पिरिमिडीन पाया जाता है
जो कि सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, उसके प्लेस पे थायमीन होता है। तो यहाँ हम लोग डीएनए का पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग उस यूरेसिल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। थायमीन डीएनए में प्रेजेंट होगा जबकि आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये जो एडेनिन होता है, ये एडेनिन और गुआनिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इनमें दो जो है चक्र होते हैं, जबकि ये जो थायमिन और साइटोसिन होते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। ये तो नाइट्रोजनस क्षार हो गए। अब अगर इनका कॉम्पोजिशन देखते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये पेंटोज शर्करा हो गई, जिससे हम एक नाइट्रोजन जो बेस होगा उसको ऐड कर देंगे। एडेनिन, सपोज दैट एडेनिन, और इससे से एक कार्बन एटम ऐड होगा जो कि हाइड्रोजन के थ्रू जुड़ जाएगा। इस कार्बन एटम से, ये पेंटोज शर्करा है, यहां से इस कार्बन से ही एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फेट का हम ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो जाता है। अब जैसे ये एडेनिन इससे जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से बाकी जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो भी इससे जुड़ जाते हैं। दूसरा जो जुड़ेगा जाके उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। इस फॉस्फेट ग्रुप से पेंटोज शर्करा जुड़ जाएगी। अब ये पेंटोज शर्करा, मान लिया हमने ये गुआनिन से जुड़ गई, दूसरा नाइट्रोजन क्षार ले लेंगे और यहां से जो है फिर से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और थर्ड जो है नाइट्रोजन बेस जो है ऐड हो जाएगा। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होगा, एक न्यूक्लियोटाइड ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। अब ये इसी में आगे जो है नाइट्रोजन क्षार जुड़ते चले जाते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड बनाते चले जाते हैं, ठीक है। अगर डीएनए का होल स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, उसका संरचना अगर डीएनए की देखते हैं तो उस संरचना के बारे में सबसे पहले विल्किंस और फ्रैंकलिन ने बताया था। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस फ्रैंकलिन नाम के दो वैज्ञानिक थे, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है रेडियो क्रिस्टलोग्राफी की, जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल मतलब द्विकुंडली संरचना होती है और ये द्विकुंडली संरचना जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती है। जिस तरीके से रस्सी की ऐंठन होती है उसी तरीके से ये एक दूसरे पे जुड़ी होती है। विल्किंस फ्रैंकलिन ने इसका जो स्ट्रक्चर दिया था उसी के बेसिस पे जो है आगे वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट, वॉटसन
एवं क्रेग, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, जिसे द्विकुंडलीदार संरचना कहते हैं। इस द्विकुंडलीदार संरचना को हम लोग देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का तरीका सीख लें। सबसे पहले हम एक बीच से लाइन खींच देते हैं, और सी इक्वल डिस्टेंस पे सी के पैरेलल लाइन खींच लेंगे। अब इसमें जो है डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक हेलिक्स लेते हैं और उसको यहां से स्टार्ट करते हैं, ये टर्न उसका हो जाता है, फिर इधर से टर्न होगा, इस तरीके से कर लेंगे। ये अगर 5 प्राइम से स्टार्ट है तो इसका एंड जो है वो 3 प्राइम पे होगा, ठीक है। इसी की दूसरी हेलिक्स लेते हैं और उसको इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करते हुए सी के साथ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, आप देख रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट इधर करेगा, अब ये अगर 3 प्राइम से स्टार्ट है तो इसका एंड जो है वो 5 प्राइम पे होगा, 5 प्राइम पे। अब इसी तरीके से इसकी दूसरी हेलिक्स हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे ये हमने दोनों ड्रॉ किए हैं उसी तरीके से इसको भी ड्रॉ करेंगे। और इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरी भी जो है हेलिक्स हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब ये 3 प्राइम से है तो ये 5 प्राइम से स्टार्ट होगा और इसका जो एंड होगा वो 3 प्राइम पे होगा। ये 5 से स्टार्ट था तो ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 5 प्राइम पे जाएगा। बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल, दोनों जो होती है एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अगर एक जो है वो 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो इसका दूसरा हेलिक्स जो है वो 3 प्राइम पे एंड होगा, और अगर किसी का 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो एंड होगा वो 5 प्राइम पे एंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस पेयर्स होते हैं, अगर इस पूरी इसकी ब्रेड्थ देखते हैं या इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये जो होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। इसका जो डायमीटर हम लेते हैं तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि एक टर्न के ये जो दोनों टर्न हो रहे हैं जहां मिल रहे हैं, इसकी जो डिस्टेंस होती है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स, एक होल हेलिक्स या एक टर्न जो होता है उसकी डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम।
ये जितना भी डायमीटर है, ये सारा डायमीटर जो है, ये वॉटसन क्रिक ने जो अपना मॉडल दिया, उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। वॉटसन क्रिक का ही ये मॉडल जो है वो डबल हेलिकल मॉडल या डीएनए की द्विकुंडलीदार संरचना कहलाती है। ये हेलिक्स, ये जो एक टर्न है, अब इस एक टर्न में 10 बेस पेयर या 10 जो है नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन क्षार जुड़ेंगे उनका ये होता है तरीका कि एडेनिन हमेशा जुड़ेगा, प्यूरिन, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से जुड़ेगा और एक पिरिमिडीन दूसरे प्यूरिन से जुड़ेगा। तो इस तरीके से जो एडेनिन होगा, एडेनिन हमेशा जो है ये थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और ये बनाएगा क्या, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है एडेनिन थायमिन से जुड़ता है। जबकि गुआनिन जो होता है ये हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हम ये कभी नहीं कर सकते कि एडेनिन के प्लेस पे गुआनिन हो जाए या एडेनिन के प्लेस पे साइटोसिन हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये इस तरीके से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। हमेशा एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा और गुआनिन साइटोसिन पे। बेस पेयर के जो प्लेस हैं वो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि सी डबल ट्रिपल बॉन्ड जी हो जाएगा और टी डबल बॉन्ड ए हो जाएगा। ये हो सकता है, बेस पेयर बदलते रहेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस तो हमारे 4 ही हैं और वो जो चारों बेस पेयर होते हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में जो है जुड़ते जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए के बीच में अगर देखते हैं तो ये ऐड होते हैं, एक बेस पेयर मान लीजिए एडेनिन है तो ये ज्वाइन होगा डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब गुआनिन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बीच का हेलिक्स है इसमें 10 बेस पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होता है बेस पेयर का और इनका जो रेशियो होता है, इससे रिलेटेड जो है चारगॉफ ने अपना नियम दिया था, जिसे चारगॉफ नियम कहते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, चारगॉफ नियम। ठीक है, ये जो चारगॉफ थे इन्होंने ये कहा कि जो नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं, ठीक है, उसमें एडेनिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, यानी कि अगर हम जो है ए प्लस थायमिन का एक रेशियो लेते हैं तो वही रेशियो हमारा गुआनिन और साइटोसिन का भी होता है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड करेगा थायमिन के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जबकि गुआनिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इन्होंने एक तीसरी बात क्या कही, ये चारगॉफ ने अपने नियम में दिया। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि अगर एडेनिन, प्यूरिन और पिरिमिडीन का हम रेशियो देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने प्यूरिन हमारे होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होगा, कोई भी बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, एडेनिन जो है थायमिन से जितने बॉन्ड बनाएगा वही थायमिन एडेनिन के साथ भी बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाएगा वही साइटोसिन गुआनिन के साथ बनाएगा, बस वो अपना स्थान चेंज कर लेंगे, बाकी चीजें जो है वो जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। ये अपना नियम चारगॉफ ने दिया था। चारगॉफ का नियम पूरी तरीके से डबल हेलिकल मॉडल में अपनाया जाता है और जो बेस पेयर होते हैं वो चारगॉफ के नियम के अकॉर्डिंग ही जुड़ते हैं। ठीक है, ये इसकी पेंटो शुगर कहलाती है या शर्करा कहलाती है, शर्करा हेलिक्स कहलाती है। ठीक है, इसी में फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। जो बीच क्या होता है इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं या मेजर एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस।
जो साइड वाली होती हैं इनको माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये इसकी माइनर एक्सिस होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे वॉटसन क्रिक ने दिया था। इसको जो पूरा मॉडल होता है इसे वॉटसन क्रिक का द्विचक्राकार मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इसके डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। डीएनए की पैकेजिंग का मतलब क्या है वो बता देते हैं। ये न्यूक्लियोसोम का मॉडल है। यहाँ पे हम लोग डीएनए पैकेजिंग पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए को किस तरीके से जो है पैकेज किया जा सकता है या उसको कुंडलित किया जा सकता है। डीएनए इतना लार्ज होता है कि अगर ये सीधे या स्ट्रेट वे में इसको रखा जाए तो वो सेल के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए उसकी पैकेजिंग होती है। जो पैकेजिंग होती है उसको न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। ये उसी से रिलेटेड मॉडल है जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए में दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन ये धनात्मक होती हैं, धनावेशित होती हैं, धनावेशित होती हैं तथा क्षारीय प्रकृति की होती हैं। धनावेशित और क्षारीय प्रकृति की होने के कारण ये डीएनए से चारों तरफ से इसमें लिपटी रहती हैं। जो ये हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, अगर इनको हम देखते हैं तो ये चार तरीके की हमको मिलती हैं, जिसमें H2A, H2B, H3H4 और इसी में एक और फॉर्म इसकी मिलती है जिसे हम कहते हैं H1। ठीक है, ये चार मेन तरीके की होती है, जिसमें जो H1 होता है ये बाहर की तरफ होता है, जो कि ये चारों मिलके ऑक्टेंट बनाएंगे और इस ऑक्टेंट को ये बांधने का काम करता है। ठीक है, ये जो ऑक्टेंट होंगे, ये जो H1, H2A, H2B और H3H4 जो होते हैं, ये इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ये डीएनए स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें इस तरीके से ये हेलिक्स अरेंज होती है और ये जो होता है ये H1 प्रोटीन होती है, ये यहाँ पे होंगी। अब यहाँ पे ये जो H2A, H2B ये हमारी जो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है, ये यहाँ पे जो है एक ऑक्टेंट बनाती हैं। ये ऑक्टेंट जो होता है या इससे हम लोग अष्टक बोलते हैं, ये हिस्टोन अष्टक कहलाता है। इस हिस्टोन अष्टक से चारों तरफ से जो डीएनए होता है वो उसको कुंडलित कर लेता है। ये जिस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इस डायग्राम में, इसमें जो डीएनए है इसको चारों तरफ से इसको घिरे हुए है, उसको बांध लेता है और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये हिस्टोन ऑक्टेंट जो H1 है ये इसको सपोर्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे ये चारों जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और इस H1 के थ्रू वहां पे बंध जाते हैं। जब एक ऑक्टेंट या जो ये मॉडल है, न्यूक्लियोसोम मॉडल है, इसमें जब हिस्टोन के 8 अष्टक जो है मिल जाते हैं तो उसे एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है ये 200 यूनिट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, यही जो न्यूक्लियोसोम होता है, जब इसको हम केंद्रकीय कोशिकाओं में देखते हैं जिनमें केंद्र पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई देता है, उसमें जब हम देखते हैं तो ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है ये डॉट के फॉर्म में मिलता है और वही जो डॉट्स होते हैं वो क्रोमैटिन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन कहलाते हैं। ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, क्रोमोसोम को जब हम देखते हैं तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं इनमें 2 वैरायटीज हमको मिलती हैं, 2 तरीके के मिलते हैं। एक तो ये इनके यूक्रोमैटिन होते हैं, दूसरे होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, दूसरे होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन।
ये जो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, इनमें यूक्रोमैटिन होते हैं ये लाइट स्टेन होते हैं, ठीक है, ये हल्के कलर के अभिरंजित होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो होते हैं ये ज्यादा या गाढ़े कलर के जो है अभिरंजित होते हैं, ठीक है। दोनों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसमें से जो यूक्रोमैटिन होते हैं ये ट्रांसलोकेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन होंगे ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम मॉडल दिख रहा है, इट इज अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, इसी यही जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना लेता है, इसकी यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाती हैं, ये जुड़ने के बाद क्रोमैटिन बनाता है, और यही जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो आगे हमारे जो है क्रोमोसोम को बनाते हैं जाके। ये जो क्रोमोसोम बनता है इट इज अ हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। ये हर एक स्पीशीज में डिफरेंट नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आगे चल के क्रोमोसोम बनाएंगे या न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेस पेयर्स में आप लोगों को हमने अभी बताया था कि जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर उसमें हम देखते हैं तो 3.4 लेते हैं, लेकिन अगर किन्हीं भी टू बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस देखते हैं तो वो 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस टू बेस पेयर्स के बीच की हम लेते हैं। जब एक टर्न होता है और उन टर्न के बीच की दूरी जो है 3.4 होगी, जबकि एक पूरा हेलिक्स जो लेते हैं, जब एक हेलिक्स मुड़ती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब इस ये जो 34.34 एंगस्ट्रॉम जो हमारे डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम जो है डीएनए की स्ट्रेंथ से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसकी एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाती है, ठीक है। उसी के बेसिस पे जो है हम इसकी पैकेजिंग करते हैं। ये जो पैकेजिंग होती है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही एक दूसरी प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन जितनी रिसर्च हुई है उसके आधार पर ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है ये ऋणावेशित होती है। जब ये न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है तो उसमें हिस्टोन धनावेशित होती है और जो नॉन हिस्टोन होती है ये ऋणावेशित होती है, जिससे दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बैलेंस कर लेते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो होती है इसमें इसके बैलेंसिंग के लिए जो है प्ले करती है। यानी कि अगर एक धनावेशित पार्ट है और दूसरा ऋणावेशित पार्ट है तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा और संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल देखते हैं, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल ये बेस होता है डीएनए पैकेजिंग का। यही जो डीएनए पैकेजिंग होती है इसी के फॉर्म में जो डीएनए होता है वो क्वाइल्ड हो जाता है और क्वाइल्ड फॉर्म में ह्यूमन बीइंग्स या जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। थैंक यू।